ऐसा रहता है, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो कि एज इट इज नोट्स से मिलेंगी। ठीक है, तो यही है कि बस नोट्स भी अगर आदमी बढ़िया से पढ़े, उसके सारे प्रॉब्लम्स करे और नरेंद्र अवस्थी एक बुक वो कर ले, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था ये बात, देखता हूँ मैं अभी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन, और हाँ सर, हाँ मैथ्स और फिजिक्स में वेक्टर टॉपिक कॉमन है ना, मींस फिजिक्स में हाँ, उसका बेसिक और मैथ्स में एडवांस बिल्कुल लेवल का टॉपिक है वो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वेक्टर्स का सेम क्वेश्चन फिजिक्स के भी सेक्शन में था और मैथ्स के भी सेक्शन में था, वही अरे क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था? हाँ, दोनों सेक्शन में सेम क्वेश्चन था वेक्टर्स का। अरे क्या बात है तो सही है, सही है ये तो बढ़िया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। हाँ सर, क्वेश्चन सेम ही था, बस ऑप्शन बदल अच्छा, दिए, ऑप्शन लास्ट बदल के दी, 2 ऑप्शन अलग कर दिए। क्या बात है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी का हिसाब किताब करता है, एनर्जी का हिसाब किताब करता है। बात समझ में आ रहा? यार इसमें दूसरा पेज कैसे आएगा? नेक्स्ट पेज इसको मिटाना पड़ता है क्या? नहीं, मिटाना तो नहीं पड़ता। एक मिनट। मूव पेज सर कहाँ से? मूव, हाँ, मूव में स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल तो नहीं हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। टेक्स्ट रीडू। सर वो क्लिक करके से ऊपर खींचिए उसको, स्क्रीन को। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। So energy can neither be created nor be destroyed. Only we can convert energy from one form to another. एनर्जी का लेखा जोखा रखता है, ठीक है, ओके। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है। ठीक है, उस मैथमेटिकल फॉर्म की बात करेंगे हम, लेकिन बेसिक चीज ये है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी लॉज हैं, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ओके, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो मीन्स करना ये है कि बस एज इट इज इसको देखना है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं पाया गया है अभी तक, और इसकी वजह से, एक्सेप्शन न होने की वजह से, ठीक है, ये एक लॉ है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम अपने काम पे आते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह का है, हमारा सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह का है, और इसमें लगा होता है पिस्टन, इसमें पिस्टन लगा हुआ, ओके। इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है, गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि गैस की पहले इंटरनल एनर्जी U1 थी, ठीक है, और आपने इस पे कुछ वर्क किया, और पीछे से कुछ हीट भी दिया आपने, पीछे से
आपने नीचे से कुछ आपने इसको हीट भी किया, ठीक है, तो कुछ क्यू हीट भी आपने इसको दिया। बात समझ में आ रहा है? पहले उसकी टोटल एनर्जी U1 थी और अब आपने उसको उस पे W वर्क डन किया और Q हीट भी दिया, तो अब U2 क्या हो जाएगा? अब इसकी एनर्जी U2 हो गई, सपोज कीजिए इंटरनल एनर्जी, तो U2 क्या हो जाएगा बताइएगा? U2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? U1 प्लस Q प्लस W होगी कि नहीं भाई? पहले आपको मान लीजिए आपके पास 50 रुपए थे, मामा जी आए आपके, उन्होंने आपको 100 रुपए और दे दिए, और वहीं बुआ जी भी आ गई, उन्होंने 200 रुपए और दे दिए। तो अब टोटल एनर्जी, टोटल पैसे कितने हो गए आपके पास? सबका सम है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहले U1 एनर्जी थी, Q हीट दिया आपने और W वर्क डन किया, और ये करने पे टोटल एनर्जी अब U2 हो गई। तो U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा। हाँ सर। ठीक है, और यहां से हम और क्या लिख सकते हैं? तो U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W लिख सकते हैं। U2 माइनस U1 इज व्हाट? डेल्टा U, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये जो है आपका दिस स्टेटमेंट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जो है आपका मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह लीजिए कि एक मुंशी का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मुंशी क्या करता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया इसका हिसाब किताब रखता है कि नहीं रखता है? तो ऐसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही करता है, पैसे का या फिर एनर्जी का हिसाब किताब रखता है। कितनी एनर्जी आई कितनी एनर्जी गई उसका हिसाब किताब जो रखने वाला लॉ है, दैट लॉ इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर, इस क्लियर। इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। लाइक W को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस PdV। ठीक है, अगर आपने बहुत स्मॉल हीट दिया और बहुत स्मॉल वर्क डन किया, ठीक है, तो बहुत स्मॉल चेंज आएगा कि नहीं आएगा? एंड इन दैट केस du बराबर dq प्लस dw लिख सकते हैं क्या? फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अच्छा, इसकी बार बार हमें इसकी जरूरत है, डिफरेंशियल फॉर्म की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कर्व हमारे किसी तरह के हो सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, तो उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है हमें। बात समझ में आ रहा है? उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें मीन्स हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन की जरूरत है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? du बराबर dq तो ठीक है, dw को मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं? माइनस PdV, है कि नहीं? dw इज नोन एज dw इज बेसिकली माइनस PdV। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा जरा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? बोलिएगा। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्क्लूजन्स पहले इस पे बात कर लेते हैं, इनके कुछ कॉन्क्लूजन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
कॉन्क्लूजन्स क्या क्या निकल के आते हैं उनकी जरा बात कर ले हम। कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बताइए, हमने कुछ दिन पहले जब इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था, तो आपको मैंने इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। याद है किसी को फॉर्मूला? बोलिएगा। डी यू बराबर क्या बताया था? एम टी। NC डेल्टा टी। बिल्कुल, एम सी डेल्टा टी, ये इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर डेल्टा टी यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस कर दें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डी यू किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, 0। अगर डेल्टा टी जीरो हो जाए तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, यानी कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ठीक है ना? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये पहला कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है ना? और अगर डेल्टा यू जीरो के बराबर है तो जरा रख दीजिए। सो फर्स्ट लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, 0 is equals to dq minus pdv, है कि नहीं? और यहां से क्या मिलेगा हमें? dq is equals to pdv, या फिर dq is equals to माइनस dw, लिख सकते हैं ना इसको भाई? dw को माइनस pdv लिखते हैं, है कि नहीं? ठीक है, बताइए। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन में। बात समझ में आ रहा? अगर प्रोसेस आइसोथर्मली है और आप जो भी सिस्टम को हीट देंगे वो हीट सिस्टम कहाँ खर्च करेगा? वर्क करने में खर्च करेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? और या फिर अगर आप वर्क करेंगे तो वो क्या करेगा? हीट को बढ़ाने में खर्च करेगा, है कि नहीं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होना है। बात समझ में आ रहा? हाँ सर। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यह है, आप जितना वर्क डन करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है, हमारे पास मान लीजिए एक पिस्टन है, ठीक है, और ये सिचुएशन है, अंदर कोई गैस है, आप कुछ वर्क डन ऊपर से कर रहे हैं, आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा? आपने जितना काम किया उसी के बराबर हीट वो बाहर निकाल देगा, अपने अंदर कुछ नहीं रखेगा उसको। ठीक है? या फिर आपने आपने मान लीजिए हीट दिया तो उतना ही वर्क डन वो खर्च करेगा अपने आप को एक्सपेंड करने में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके। बात समझ में आ रहा? आ रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी में उसके कोई चेंज नहीं आ रहा है, और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो हीट के फॉर्म में बाहर निकाल दे रहा है, या फिर जो भी हीट दे रहे हैं सिस्टम को वो वर्क कर दे रहा है, उतना ही वर्क सिस्टम कर दे रहा है, और वो हीट बाहर निकल जा रही है, अंदर अपने स्टोर नहीं कर रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? यानी कि लिख सकते हैं इसी बात को आप, इसी बात को आप लिख सकते हैं कि एट
constant temperature, at constant temperature, heat given to the system, constant temperature पे heat given to the system is converted into work. ठीक है ना, वर्ड नहीं, वर्क, वर्क। क्लियर है, समझ में आई बात? कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो हीट सिस्टम कहाँ खर्च करेगा? इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास 50 रुपए थे, मौसी आई आपको 100 रुपया दिया, और आपने क्या किया, क्योंकि आपको टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रखना है, यानी कि आपके पास जितने रुपए थे उतने ही रखने हैं, आपने उस 100 रुपये का बाहर गए बढ़िया समोसा वमोसा बढ़िया जो भी खाना हो खाया, हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? बोलिएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो कहने का मतलब जो भी सिस्टम को मिला वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, या फिर और द एनी वर्क डन on the system, any work done on the system, any work done on the system will be expelled as heat। होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। हाँ सर। जो भी आप सिस्टम पे वर्क करेंगे वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक है, ये पहला कॉन्क्लूजन था। दूसरे कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्क्लूजन देखते हैं, बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन। इससे क्या समझ में आता है, जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर, समझिएगा इसका कॉन्क्लूजन क्या कहना चाहता है, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप, मान लीजिए ये सिस्टम है आपका, इस सिस्टम पे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो नियम से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? ये वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम में कुछ एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि ये जो कंटेनर है ये एटमॉस्फेयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जो इसका टेम्परेचर है वही इसका भी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट केस जितना भी वर्क कर रहे होंगे आप सिस्टम पे, वो वर्क हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा, बोलिए, समझ में आ रही है बात? यस सर। ये बात मैंने आपको याद हो तो पहले भी बताई थी, अभी फर्स्ट लॉ के मार्फत से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, याद है? अगर एक एडियाबेटिक वॉल ले लेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर एडियाबेटिक वॉल नहीं लेंगे तो उतना हीट वो बाहर कर देगा जितना वर्क डन किया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है, एनी वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी एक्सपेल्ड एज हीट। ये फर्स्ट कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन, अगर दूसरा कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन की बात करें हम, सेकंड कंक्लूजन में देखें तो ये du बराबर dq प्लस tw, ये है। अगर हम वॉल्स को एडियाबेटिक कर दें, एडियाबेटिक वॉल्स ले लें, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स ले लें,
तो उस केस में क्या हो जाएगा? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में DQ किसके बराबर होता है भाई? सिस्टम को ना तो आप हीट दे रहे हैं, ना ही सिस्टम से आप हीट ले रहे हैं, यानी कि DQ किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। बताइएगा होगा कि नहीं होगा? बोलिए। एडियाबेटिक में DQ यस सर। और DQ 0 के बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे DU बराबर DQ प्लस DW, तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DU बराबर DW, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? DU बराबर DW का मतलब क्या है? यानी कि जो भी आप काम करेंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा, है कि नहीं? ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ये तो मैथमेटिक्स में कह रहा है कि जो भी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे होंगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च कर देगा। ठीक है, मतलब खर्च क्या करेगा? स्टोर कर देगा। इंटरनल एनर्जी तो स्टोर होती है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? आपने खूब खाया पिया, पेट वेट फुला लिया आपने, तो वो सारी एनर्जी आपने जो खाया है वो क्या है? टोन के फॉर्म में स्टोर हो गई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है आपकी। जब कभी दिक्कत होगी आपको, खाने पीने को नहीं रहेगा, तो शरीर क्या करेगा? उसी फैट को धीरे धीरे गलाएगा, है कि नहीं? और वही लोग कहते हैं कि भाई जब कोई दिक्कत आती है ना, तो लोग नहीं कहते हैं अरे भाई दुबला हो गया है लड़का। थोड़ा सा टेंशन वेंशन में लड़का रहता है तो कहा जाता है दुबला हो गया है। क्यों दुबला हो गया? भाई वो फैट को अपने गला रहा है, खा पी ठीक से नहीं रहा है, तो उसके शरीर का फैट जो है, जो उसने स्टोर किया था इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, वही इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है, स्टोर मीन्स खर्च हो रही है, उसी से वो वर्क डन कर रहा है कि नहीं? बोलिएगा, इज इट क्लियर? तो कहने यस का सर। मतलब यह है कि जो भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी, जो भी आप कुछ वर्क कर रहे होंगे तो वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। या फिर अगर सिस्टम कुछ वर्क कर रहा होगा तो सिस्टम कहाँ से वर्क कर रहा है? अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो बचा के जो उसने रखी है पहले से, उसको वो खर्च कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? उसको वो खर्च कर रहा होगा। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस में, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस DU बराबर DW, ये स्टेट फंक्शन है कि नहीं? पढ़ा है आपने? ये आपने कहा था पाथ फंक्शन होता है। ये पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के बराबर तो नहीं होगा ना? इसका मतलब ये है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन विल बिकम व्हाट? स्टेट फंक्शन। बोलिएगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर से देखिएगा। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, वर्क विल बिकम अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, हाँ सर। पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर अ स्टेट फंक्शन, और उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। और आप क्या करते हैं कि आप सिंपली सोच लेते हैं भैया वर्क डन तो सर ने कहा था कि क्या होता है? एक पाथ फंक्शन होता है, यानी कि वर्क डन तो पाथ होगा। आप सोचते नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, आगे नहीं सोचते हैं। आप सिंपली सोच लेते हैं कि भैया सर ने तो कहा था वर्क डन एक पाथ फंक्शन होगा, और इसलिए यहाँ पे पाथ फंक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? लेकिन फॉर हाँ सर। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन में बदल जाता है।
बात समझ में आ रहा? यस सर। जी सर। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इसमें बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वेशन है डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा ये क्या है, पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है? डी क्यू हीट, नॉर्मल कंडीशन में ये एक पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन भी एक पाथ फंक्शन होता है। यानी कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि दो पाथ फंक्शन को ऐड करें तो एडिशन से जो मिलेगा वो एक स्टेट फंक्शन मिलेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, एडिशन सर ऐसा हर बार होता है? ऐसा हर बार होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हर बार होना चाहिए, ठीक है। दो पाथ फंक्शन को ऐड करें तो जो मिलेगा दैट वुड बी अ स्टेट फंक्शन। दो अलग अलग पाथ फंक्शन को ऐड करें तो, ओके, ठीक है। अलग अलग, अब कहेंगे सर प्रेशर प्रेशर को ऐड किया, इस तरह से नहीं, दो अलग अलग यूनिट सेम हो लेकिन अलग अलग हो। हीट की भी यूनिट सेम है, वर्क की भी यूनिट सेम है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो एडिशन ऑफ टू path function will give a state function. आई बात समझ में? Addition of two path function will give a state function. ओके, क्लियर है? अच्छा, एक चीज तो आपको पता होगी कि दो इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव, ये हमेशा क्या आएगा? इंटेंसिव आता है, याद रखिएगा। बताई थी शायद मैंने बात ये आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव होता है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होता है, लेकिन मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है, एंड दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ओके, हाँ सर। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी, ये तो बात हो गई कुछ कुछ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ बातें जो की। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करना बनता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिएगा, अ सिस्टम इज अ सिस्टम। बाकी क्वेश्चन लगे कि नहीं लगे, आप लोगों ने डिस्कस भी नहीं किए। जो मैंने ये 20 जुलाई वाला पेपर भेजा था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, जो आपने क्वेश्चन, मैंने आपको नंबर बोला था कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बोला था ना? क्यों अरबाज? हाँ सर। अरबाज किया बेटा? सर थोड़े हो गए, थोड़े रह गए। सारे करने हैं? थोड़े हो गए, थोड़े हाँ नहीं सर। करना है तो सारा ही करना है ना? सारा ही कीजिए। और कोई सर डाउट हो आज तो करके आपको बता देंगे। हाँ डिस्कस कीजिए ना, सो दैट पता चले आप लोगों को कि कितने पानी में बैठिए आप। मतलब केमिस्ट्री का पेपर 1 घंटा है तो 1 घंटा बैठिए ना, टेस्ट कीजिए अपने आप को, कितने क्वेश्चन मैं अभी कर पा रहा हूँ जो पढ़ा है मैंने अब तक। बात समझ में आ रहा है? उससे आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि और कितनी मेहनत की जरूरत है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है आपका? एक ये टेस्ट है इस तरह से कि भाई आपने कुछ पढ़ा है और जो पढ़ा है उतने ही प्रॉब्लम्स को कीजिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं, कितने टाइम पे कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है, ये सब कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए कि आंसर एकदम दिमाग में, पेपर देखते समय कभी भी आंसर की ना देखें,
कभी भी ऐसा ना हो कि आंसर गलती से देख लें, ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीजें कीजिए सो दैट मीन्स आप कर पाए, क्वेश्चन को करें आप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैठिए आप लोग 1 घंटा बैठिए। अ सिस्टम इज, यही यही तो टेस्टिंग होती है ना आपकी, इसी से तो टेस्ट करते हैं आपको। प्रोवाइडेड, या फिर एक और काम कर सकते हैं कि एकदम पेपर देखे ही ना, एक और दूसरा तरीका है। और जब आपका ये खत्म हो जाए, क्या कहते हैं, सारा सिलेबस खत्म हो जाए, उस समय एक एक पेपर को लेके बैठिए और करना शुरू कीजिए। वो भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट करता है, क्योंकि ये पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर टेस्टिंग में आपके बड़ा ही मददगार होता है। आपको पता है कि इसी तरह का पेपर बनता है, ऐसे ही पेपर आते हैं। हालांकि पेपर आजकल थोड़े से आसान बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों के टाइम पे शायद ऐसा ना हो, शायद पेंडेमिक खत्म हो जाए उस समय तक, तो उस समय ऐसा काम ना हो। A system is provided 50 joule of heat and work done on the system is is 20 joule, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, बताइएगा जरा, बताइए भाई, व्हाट इज डेल्टा यू? क्या हुआ? एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक मैथ्स का क्वेश्चन, एकदम सेम। बताइएगा जरा। बोलिए। क्या हुआ, शांत क्यों हो गए भाई आप लोग? सर 70 जुलाई। 70 जूल आएगा, सिंपल सी बात है। डेल्टा यू बराबर, फॉर्मूला रख दीजिए, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। 50 जूल हीट दे रहे हैं और 20 जूल काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, पॉजिटिव होता है ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, तर के बराबर, है कि नहीं, बोलिएगा। ठीक है, अरे यार, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? आया यस कि सर। नहीं? जी सर। ओके, आसान सा क्वेश्चन, Yes, sir. एकदम आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अ गैस occupies 2 liter at STP, STP पे 2 लीटर है। it is provided 300 joule so that its volume become 2.5 liter at 1 atm, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा यू, जरा बताइए तो।
हो रहा है? सबसे पहले ये बताइए, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों? सर निगेटिव होगा। क्यों बेटा? क्यों नेगेटिव होगा? बोलिए। बोलिए सूरज, नेगेटिव क्यों होगा? सर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। क्यों? कैसे बता पा रहे हैं आप? सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, कैसे आप बता पा रहे हैं इस बात को? क्या आपने पढ़ा ऐसा कि आपने ये कंक्लूजन निकाला कि सिस्टम वर्क कर रहा है? सर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखिएगा 2 लीटर था 2.5 लीटर हो गया, एक्सपेंशन हुआ। और मैंने बताया था जब भी एक्सपेंशन होता है सिस्टम वर्क डन करता है, और वर्क करता है तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से वर्क डन निकाल लीजिए, और आपने इतना हीट दिया है 300 जूल, है ना? 300 जूल हीट दिया है, इसको वर्क में कन्वर्ट कर लीजिए। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा PdV। वी। बिल्कुल। तो माइनस प्रेशर है 1 एटीएम, और वॉल्यूम है कितना? 2.5 माइनस 2, इतना लीटर एटीएम आएगा। ये जूल में नहीं आएगा यूनिट, ये लीटर एटीएम में आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि ये आ जाएगा माइनस कितना? 2.5 में से 2 घटाएंगे 0.5, माइनस 0.5 लीटर एटीएम। अब समस्या ये है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसको जूल में कन्वर्ट? लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? कुछ नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये देख लीजिए, 0.08 आर की 2 वैल्यू होती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इज इक्वल्स टू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल से पर केल्विन पर मोल कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ से? 0.0821 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 8.31 जूल। बोलिएगा। तो 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होगा? 1 लीटर एटीएम में 8.31 डिवाइड बाई 0.0821 जूल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू करीब करीब 101 के बराबर आएगी। 101325 होता है ना, करीब करीब उतनी ही होती है, तो 101.325 के बराबर आएगी। ठीक है, कर लेते हैं भाई एक बार सॉल्व, यस। देख लेते हैं भाई आ रही है ना। 8.31 डिवाइड बाई 0.0821, 101.2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि याद रखिए, अब आपको थर्मोडायनेमिक्स में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लीटर एटीएम और जूल में कन्वर्जन आएगा। तो 1 लीटर एटीएम में कितना होता है? 101.325 जूल। ठीक है, ये आया। तो इतना लीटर एटीएम आपका आंसर आया है। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने पे क्या होगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज माइनस 0.5 इंटू 101.325, इतना जूल, यानी कि इतना डिवाइड बाई 2, 50 पॉइंट नेगेटिव में 50 पॉइंट कितना आ जाएगा?
65 इतना आ जाएगा करीब करीब। इतना जूल आपने वर्क किया है, बोलिएगा। ठीक है, समझ में आई बात सबको? बोलिएगा। यस सर। अच्छा, यस सर। अब डेल्टा यू पूछ रहा है या डी यू पूछ रहा है। डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू है 300, ये हीट दिया है आपने, और सिस्टम ने वर्क किया है -50.65। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? करीब करीब 250 जूल के आसपास आ जाएगा आंसर। बोलिएगा, समझ में आया? 249 पॉइंट समथिंग या 250 मान के चलिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, टाइम तो कम है, हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, जरा कीजिएगा। कह रहा है अ सर्टेन इलेक्ट्रिक मोटर, अ सर्टेन इलेक्ट्रिक मोटर produce 16 kilojoule of energy and each second as a mechanical work, as a mechanical work, and lost 3 kilojoule as heat। भाई अगर मशीन काम करेगा तो हीट भी होगा। लास्ट 3 किलोजूल एज हीट टू सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा यू पूछ रहा है, व्हाट इज डेल्टा यू? इंटरनल एनर्जी एंड इट्स पावर सप्लाई। ईच सेकंड कितनी पावर सप्लाई कर रहा है पर सेकंड, ये बताना है। बताइएगा। सर वो एंड के बाद क्या लिखे हैं? एंड इट्स पावर सप्लाई ईच सेकंड सर उसी को जस्ट ऊपर। एंड लॉस्ट 3 किलोजूल एज हीट टू सराउंडिंग। 3 किलोजूल हीट सराउंडिंग को वो क्या कर रहा है? दे रहा है।
बोलिए भाई। नहीं हो पा रहा, क्या समस्या है? इतने किलो जूल ऑफ एनर्जी ईच सेकेंड, इतना एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि DQ कितना है, अंदर से निकाल रहा है वो, और हीट निकल रहा है तो -16 किलो जूल। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा ना, क्यों भाई? यस सर। अच्छा, यस सर। और कह रहा है एज अ मैकेनिकल वर्क। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये मैकेनिकल वर्क है, DQ नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट DQ, दिस इज DW। इतना वर्क कर रहा है वो पर सेकंड, इतने किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड एज अ मैकेनिकल वर्क, इतना वर्क वो कर रहा है अपने अंदर से, नेगेटिव, और इतना हीट भी लॉस कर रहा है। तो DQ किसके बराबर होगा? -3 किलो जूल। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या है, क्यों शांत हैं? खवाले समझ में आ रहा है कि नहीं सितोले? हाँ सर। जी सर। ओके, तो डेल्टा U बराबर क्या होता है? DU DQ प्लस DW, यानी कि -3 -16, यानी कि ये कितना आ जाएगा? -19 किलो जूल। इतनी इंटरनल एनर्जी में उसके चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब पूछ कह रहा है तो इतना, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट मोटर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये पर सेकंड होगा, इतना एनर्जी वो खर्च कर रहा होगा, है कि नहीं? तो पावर सर। सप्लाई, पावर क्या होता है? पावर फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, पावर बराबर किसके होता है? वर्क वर्क पर यूनिट टाइम। टाइम। तो वर्क तो उसने 19 किलो जूल का किया है पर सेकंड, और एक ही सेकंड में किया है, तो पावर भी कितनी हो जाएगी उसकी? 19 किलो जूल। होगी कि नहीं होगी, बताइएगा जरा। ठीक है, बोलिएगा, कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। नो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, और बार बार आप एक टर्म सुनते होंगे, इंथैल्पी। इंथैल्पी के बारे में बार बार सुना है आपने, थोड़ा इंथैल्पी को हम और डीप में समझेंगे। इंथैल्पी को आप, मैंने जब भी आपको बताया है इंथैल्पी कभी नाम लिया है, तो मैंने कहा है कि इंथैल्पी को आप एनर्जी मानिए, एनर्जी होता है, लेकिन थोड़ा सा और अब डीप मतलब समझेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंथैल्पी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ओके सर। इंथैल्पी के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।